चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कार्नोट हीट इंजन। हम एक बेसिक हीट इंजन का आइडिया हम लोगों को लग गया है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ना हीट इंजन के अंदर एन नंबर ऑफ साइकिल प्रोसेसेस हो सकते हैं, खूब तरह के साइकिल प्रोसेसेस हो सकते हैं। कुछ साइक्लिक प्रोसेस मैं आपको बता भी चुका हूँ। उनमें से जो मोस्ट फेमस साइक्लिक प्रोसेस है जिससे मोस्टली हीट इंजन्स बनते हैं, दैट इज नोन एज कार्नोट हीट इंजन। और इसके जो साइकिल है, मतलब साइकिल मतलब तुम समझ रहे हो ना, कैसे टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम आपस में चेंज हो रहे हैं, और ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, दिस साइक्लिक प्रोसेस इज नोन एज कार्नोट साइकिल। जो भी हमारे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जो है मोस्टली जो गाड़ियों में जनरेटर्स में काम आते हैं, वो काफ़ी हद तक हमारा जो कार्नोट हीट इंजन है या फिर जो कार्नोट साइकिल है, उसी का काफ़ी हद तक एक मॉडिफाइड वर्जन है। सर होता क्या है इसके अंदर, तो चलो बताता हूँ। इसमें कुल मिलाकर 4 प्रोसेस होंगे बेटा। कार्नोट साइकिल के अंदर कुल मिलाकर 4 प्रोसेस होंगे। इन 4 प्रोसेस के अंदर से आपके जो 2 प्रोसेस होंगे वो एडियाबैटिक होंगे, और 2 प्रोसेस जो होंगे वो आइसोथर्मल होंगे। ये जो 2 एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें से एक जना एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, एक जना एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। इसी तरह से जो 2 मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस बोले हैं, इसमें से एक जना आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा और एक जना आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। ये मैं पहले से बोल चुका हूं कि सारा का सारा मिलाकर जो प्रोसेस है वो साइक्लिक है, वो बड़ा साइक्लिक है। तो पूरे प्रोसेस का जो डेल्टा यू आएगा वो 0 आएगा। इसमें से कभी कभी बड़ा आप हीट दोगे, कभी हीट निकालोगे, फिर कभी हीट दोगे, फिर कभी निकालोगे। जितनी हीट दोगे माइनस जितनी निकालोगे वो आपका वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू तो आपका 0 है। एडियाबैटिक वाले के अंदर हीट का कोई लेन देन नहीं होगा, ये बात तो तय है। मैं एक बार वैसे डिटेल्स बताता रहूँगा, लेकिन ये जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला केस है, इसमें हीट का आदान प्रदान होगा। और आइसोथर्मल वाले जो दोनों प्रोसेस हैं, इसके अंदर हीट का आदान प्रदान होगा। एडियाबैटिक वालों में तो हीट का कोई लेन देन होगा ही नहीं। ये जो आइसोथर्मल वाले जो दोनों प्रोसेस हैं, इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक्सपेंशन में वर्क डन आपका पॉजिटिव था, वर्क डन आपका पॉजिटिव है। आप इस बात को जानते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जो डब्ल्यू का साइन वही आपकी हीट का साइन, क्योंकि डी यू तो आपका 0 है। एक्सपेंशन में आपका वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स आपका डी क्यू पॉजिटिव है। तो जब आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा उस टाइम पर तो हीट आएगी अंदर, और जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा उस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो डी क्यू भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब उस टाइम पर आपकी हीट जाएगी बाहर। हम जानते हैं कि इस पूरे के पूरे साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स क्यू इन माइनस क्यू आउट। और रही बात बेटा एफिशिएंसी की, तो हम बोल पाएंगे बेटा वर्क इट इज वर्क डन अपॉन क्यू इन। और अगर मान लो कि आप क्या कहते हैं बेटा, उसको अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई विथ 100। मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि कौन से प्रोसेस कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंटेनर, इसके अंदर बेटा ये कोई पिस्टन। हीट बाहर से आती है, हायर टेम्परेचर से आती है। हायर टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, बेटा मैं उसको TH लिख लेता हूँ। और सिंक में जाती है, सिंक जो है उसका टेम्परेचर बेटा मैंने एक बार के लिए TL लिख लिया है। सोर्स का टेम्परेचर मैंने TH लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले इस गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन मान लेता हूं बेटा। मान लीजिए कि आपके पास इनिशियल प्रेशर है P0, इनिशियल वॉल्यूम है V0 और इनिशियल टेम्परेचर है T0। तो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। सबसे पहले बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, ये लीजिए बेटा। यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है ना। जो आपका टेम्परेचर पहले T0 था, अच्छा
वही टेम्परेचर बड़ा आपका अब भी रहेगा, टेम्परेचर बड़ा आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो टेम्परेचर था बड़ा वही रहेगा। ऑफ कोर्स बड़ा प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बड़ा प्रेशर आपका घट जाएगा। फिर उसके बाद आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, बड़ा फिर आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, मतलब जितना हो चुका है अभी तो और एक्सपेंशन होना बाकी है। ये लीजिए बड़ा एडियाबैटिक एक्सपेंशन और होगा। ठीक है, इसमें कोई हीट का आदान प्रदान नहीं है, इसमें जरूर बड़ा कोई ना कोई हीट आई होगी, इसमें जरूर कुछ ना कुछ हीट आई होगी। ये जो हीट आई होगी ये हायर टेम्परेचर पे आई है, मैं आपको डायग्राम वगैरह से दिखा दूंगा, आप पर चिंता मत करना। ये हो गया फिर बड़ा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर एक कंप्रेशन होगा, अब वापस से आपके पास होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। बेटा ये आपका पिस्टन जो है वापस अंदर आएगा, ये लीजिए बेटा। जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा तब बड़ा सिस्टम में से आप कुछ ना कुछ हीट निकालोगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूं। फिर होगा लास्ट में एक एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये एडियाबैटिक कंप्रेशन करने के बाद फाइनली बिल्कुल लास्ट में फाइनली जहां पर आपकी गैस शुरुआत में थी वापस वहीं पहुंच गई है, वही प्रेशर हो गया है, वही वॉल्यूम हो गया और वही टेम्परेचर हो गया। हालांकि जो शुरुआत वाला जो टेम्परेचर है बड़ा वो वही होगा जो सोर्स का टेम्परेचर होगा, जो हायर टेम्परेचर होगा वही होगा। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपकी एग्जैक्टली सेम है, इसलिए डेल्टा यू आपका 0 है। कुल मिलाकर 4 प्रोसेस हैं, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर बड़ा आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, और ऐसे करते करते बड़ा आप एग्जैक्टली वहाँ ही पहुँच गए जहाँ पर आपने एग्जैक्टली स्टार्ट किया था, वही प्रेशर, वही वॉल्यूम और वही टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इस बात को ग्राफ वगैरह से भी देखते हैं और इस पूरे के पूरे साइक्लिक प्रोसेस की हम लोग एक बार के लिए एफिशिएंसी भी निकालते हैं। चलिए, ये बेटा आपके पास वॉल्यूम, ये आपके पास प्रेशर, ये आपके पास प्रेशर, ये आपके पास बेटा वॉल्यूम। मान लीजिए कि शुरुआत में बेटा आप ए स्टेट पे थे, जब बेटा आप ए स्टेट पे तो प्रेशर पी नॉट था, वॉल्यूम वी नॉट था। मैं लिख देता हूं, बिल्कुल शुरुआत में हम यहां पर थे, यहां पर लेट से बेटा आपका जो प्रेशर था, सॉरी वॉल्यूम जो था मैंने वी ए लिख दिया, और जो प्रेशर है इस पॉइंट पे मैंने उसको पी ए लिख दिया है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इस गैस को हम आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे। इट्स ओके, हम इस गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे एट सम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर। बड़ा किसी हाई टेम्परेचर पर हम इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे, और आइसोथर्मली एक्सपेंड करके हम किसी नए वॉल्यूम पर पहुंच जाएंगे। बड़ा लेट से मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये बी है, और इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम है लेट से बड़ा आपके पास वो वी बी है। इस पॉइंट पर जो प्रेशर है मैं उसको एक बार के लिए पी बी लिख देता हूं। ठीक है, ये हायर टेम्परेचर पे अकर हो रहा है। ठीक, जो आपने सिंक से टेम्परेचर लिया है, सिंक से जो हीट आपने इसमें ली है। एक्सपेंशन वाले केस में आप इस बात को जानते हो कि आपका वर्क डन पॉजिटिव है, मैं साइड में लिख देता हूं। ए से बी जो है इट इज बेसिकली आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें वर्क डन बेटा आपका पॉजिटिव है, कितना है आप चाहे थोड़ा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन विल बी एन आर टी, बेटा टी हायर लॉग ऑफ फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, और यही बेटा ऑफ कोर्स आपका ए से बी का डेल्टा क्यू है। सर डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि वी बी बड़ा है वी ए छोटा है,
तो log ऑफ समथिंग विच इज लार्जर देन 1 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक तरह से हमारा क्यू इन है। क्यू इन बेटा कितना है, एन आर हायर टेम्परेचर log ऑफ फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी, ये क्यू इन है। हमने एक तरीके से सिस्टम को हीट दी। ओके, इट मेक सेंस। फिर बी से सी अगला प्रोसेस साफ साफ बोल रखा है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन है बेटा। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। एडियाबेटिक बेटा थोड़ा सा स्टीपर ग्राफ होगा, मैं आपको सिखा चुका हूं। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। और हम पहुंच गए यहां कहीं सी पर। सी पर मैं मान लेता हूं कि हमारे पास वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। लेट्स से दिस वॉल्यूम इज वी सी। बी से सी बेटा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, मैं साइड में लिख देता हूं। बी से सी जो है इट इज बेसिकली एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स इसमें आपका जो डेल्टा क्यू आएगा वो तो जीरो आएगा, हीट का कोई आदान प्रदान नहीं है। ठीक है, आगे चलें। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है बेटा आपका वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक, यहां से यहां टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब टेम्परेचर चेंज हो गया। हालांकि मैं नया वाला टेम्परेचर को रिलेट कर सकता हूं बेटा कौन से फॉर्मूले से, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, यहां पर टेम्परेचर पता है, यहां पर टेम्परेचर पता करना हो तो टीवी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट बिकॉज दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। खैर आगे चलते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो हमारे पास अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन विल बी लाइक दिस, कंप्रेशन है तो डेट विल बी लाइक दिस। ये लीजिए बेटा, मैं डी पर पहुंच गया। आइसोथर्मल कंप्रेशन बेटा यहां पर जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर से कम होगा। ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, ये वाला टेम्परेचर कम है। दिस इज द लोअर टेम्परेचर, या फिर इट इज द टेम्परेचर एट विच द सिस्टम इज गिविंग हीट आउट। इट इज गिविंग हीट आउट। सर यहां पर हीट आउट है, ये कैसे कहा आप लोगों ने? बेटा बताता हूं। सी से डी की अगर बात करो तो मेरे पास ये एक तरीके से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो वर्क डन आएगा नेगेटिव, डेल्टा यू तो जीरो है तो डेल्टा क्यू भी आएगा नेगेटिव। इसका मतलब सिस्टम में से हीट बाहर गई है। मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्क डन कितना होगा तो आपका जवाब होगा सर एन आर टी। बेटा पूरे रास्ते टेम्परेचर है टी एल लॉग ऑफ वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। जो फाइनल वॉल्यूम है वो आपके पास वी डी है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास वी सी है, दैट इज वी डी अपॉन वी सी। बड़ा चेक करना कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। आप लोगों से साफ साफ दिख रहा है कि वाली वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है। तो आपका इस प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू है बड़ा वो भी नेगेटिव है। इसका मतलब सिस्टम में से हीट बाहर गई है। बड़ा नेगेटिव बताना क्यों? क्योंकि वी डी छोटा है, वी सी बड़ा है। लॉग ऑफ समथिंग विच इज लेस देन 1 इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट कितनी बाहर गई है तो आप कहोगे कि सर हीट बाहर गई है एन आर टी लोअर टेम्परेचर लॉग ऑफ वी सी अपॉन वी डी। इतना तो समझ गए मैंने उल्टा क्यों किया। जैसे मान लो डेल्टा क्यू की वैल्यू -10 जूल आ गई। अब मैं आपसे पूछूं कि हीट कितनी बाहर गई तो -10 जूल बोलोगे या 10 जूल बोलोगे? तो आपको सिर्फ 10 जूल बोलेंगे। तो इसका मोड ले लो बेटा, इसका मोड तो यही होता है, जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको ऊपर ले, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिया, जिससे वो नेगेटिव साइन हट गया। तो ये आपकी हीट बाहर निकली है। इस प्रोसेस में आपकी जो हीट है वो बाहर निकली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिर में हमें वापस वहीं पहुंचना है एडियाबेटिक कंप्रेशन से, वापस वहीं पहुंचना है। तो बड़ा मुझे वापस वहीं पहुंचना है और ये आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन। ऑफ कोर्स बड़ा इट विल बी मोर स्टीपर एज कंपेयर टू दिस आइसोथर्मल। सो डी से ए बड़ा आपके पास वापस से एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। दिस साइकिल इज नोन एज कार्नोट साइकिल। ऐसी मैं साइकिल्स आपको बड़ा पहले भी सिखा चुका हूँ। हाँ, उसके अंदर ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक नहीं थे, कुछ और थे, बट हम आपको सिखा चुके। आई थिंक बड़ा सारा का सारा मामला आपको क्लियर हो गया। प्रोसेस सारे समझ में आ गए, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मैं डी से ए तक तो कुछ बोला ही नहीं, बड़ा वापस से बोलता हूँ। डी से ए जो है वो आपका एडियाबेटिक कंप्रेशन है। कोई बात नहीं,
आप तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि डी से अगर एडियाबेटिक है तो डेल्टा क्यू तो आपका 0 आएगा, और कोई बड़ा सोचने वाली बात इसमें नहीं। खैर, मैं तो बड़ा इस पूरे के पूरे साइकिल की एफिशिएंसी निकालना चाहता हूँ। दिस साइकिल इज नोन एज योर कार्नोट साइकिल, और अगर मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, यू नो इट वेरी वेल, इट्स एफिशिएंसी बेटा परसेंटेज में आएगी, इट विल बी वर्क डन डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्यू इन मल्टीप्लाइड बाय 100। सर मैं वर्क डन क्या लिखूं? बेटा वर्क डन मैं आपको सिखा चुका हूं। वर्क डन आप सीधा लिख सकते हो क्यू इन माइनस क्यू आउट। बेटा कई बार सिखा चुका हूं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? आपने सिस्टम को कितनी हीट दी, उसमें से कितनी हीट बाहर निकल गई, आपके पास कितनी हीट बच गई। वो जितनी हीट बची है उसने डेल्टा यू तो चेंज किया नहीं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, तो सारा सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया होगा। और यहां से आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर इट हैज टर्न आउट टू बी 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100। ये जो 4 प्रोसेस है ना, इसमें से 2 प्रोसेस में तो हीट का आदान प्रदान है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान है, इसमें और इसमें। इसमें है क्यू इन, इसमें है क्यू आउट। दोनों को लिखते हैं। क्यू इन बेटा कितना है? क्यू इन कितना है? एन आर हायर टेम्परेचर लॉग ऑफ वी बी अपॉन वी ए, वी बी अपॉन वी। क्यू आउट कितना बेटा? क्यू आउट बढ़िया एन आर टी एल लॉग ऑफ वी सी अपॉन वी डी। एन आर लोअर टेम्परेचर लॉग ऑफ वी सी अपॉन वी डी। बेटा मेरे पास ये एफिशिएंसी आ गई। बस बेटा एन आर कैंसिल, दैट कम्स आउट बी 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच इंटू बेटा वॉल्यूम ऑफ समथिंग इंटू 100। काश बेटा ये वॉल्यूम वगैरह को मैं रिलेट कर पाता, वी सी वी डी वी बी वी ए, काश इन वॉल्यूम्स को मैं रिलेट कर पाता। कर लेंगे यार। अगर मुझे वॉल्यूम्स का रिलेट करना है तो देखो बेटा, बी से सी तक का जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है। यहां पर टेम्परेचर मुझे पता है हायर है, यहां पर मुझे पता है टेम्परेचर लोअर है। बी और सी के अगर वॉल्यूम को रिलेट करना है, टेम्परेचर आपको पहले से पता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस मेरे ख्याल से एक फॉर्मूला हुआ करता था, टी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप ऐसा कह सकते हो कि टेम्परेचर एट बी, वॉल्यूम एट बी रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट सी, वॉल्यूम एट सी रेज टू पावर गामा माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं? बट बेटा बी पर तो टेम्परेचर है टी एच और सी पर टेम्परेचर है टी एल, यहां पर हायर टेम्परेचर, यहां पर लोअर टेम्परेचर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर यहां पर तो आप लिख दीजिए टी एच और यहां पर आप लिख दीजिए टी एल, और यहां से मेरे पास आ गया है टी एच अपॉन टी एल इज इक्वल्स टू वी सी अपॉन वी बी रेज टू पावर गामा माइनस 1। दिस इक्वेशन विल बी यूजफुल टू अस। इसी तरह से यही काम बेटा मैं यहां भी लगा दूं, यहां भी लगा दूं। यहां पर टेम्परेचर पता है टी एल, यहां पर टेम्परेचर पता है टी एच, यहां से तक मैं फॉर्मूला वापस से लगा सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि टी एल इंटू वॉल्यूम एट डी रेज टू पावर गामा माइनस 1 शुड बी इक्वल टू टी एच इंटू वॉल्यूम एट रे ए रेज टू पावर गामा माइनस 1। यहाँ से मेरे पास टी एच अपॉन टी एल की फिर से वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है? वी डी अपॉन वी ए रेज टू पावर गामा माइनस 1। इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखा, ये भी टी एच अपॉन टी एल, ये भी टी एच अपॉन एल, सो दिस शुड बी इक्वल टू दिस। मैं इससे बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि वी सी अपॉन वी बी इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन वी। ठीक है ना? इससे मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि वी सी अपॉन वी डी इज इक्वल्स टू वी बी अपॉन वी ए। अगर वी सी अपॉन वी डी वी बी अपॉन वी ए के बराबर है, तो ये वाले जो टर्म्स हैं बेटा ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास एफिशिएंसी का सीधा फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर इंटू 100,
या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कार्नोट साइकिल का फॉर्मूला एफिशिएंसी का आएगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर इनटू 100। ये लीजिए, अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना। डेरिवेशन बहुत ही आसान से थी इसलिए मैंने बता दी। वैसे जेई मेन का कोई भी सवाल होगा वो सिर्फ फॉर्मूले से बन जाएगा, मैं करके भी दिखा दूंगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया, इसलिए सिखाया क्योंकि मैं इस बात को पूरी की पूरी बात को ऐसे बताना चाह रहा था कि जैसे हमने पहले साइक्लिक प्रोसेस पढ़े वैसा ही एक साइक्लिक प्रोसेस और है। कोई नई बात तो है नहीं बेटा, हमने इस तरह के साइक्लिक प्रोसेस पहले भी तो पढ़े, वैसा साइक्लिक प्रोसेस ये है। उन साइक्लिक प्रोसेस की भी हम एफिशिएंसी निकालते थे तो इसकी भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जेई मेन का कोई भी सवाल आएगा वो तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पढ़ और आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन ठीक है, डेरिवेशन इंटरेस्टिंग थी और हो सकता है कि आप इक्का दुक्का कुछ बातें तो सीखे ही होंगे इस पूरे के पूरे डेरिवेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। किस किस तरह के बड़ा सवाल पूछते हैं जेई के अंदर, चलो देखते हैं। बड़ा, हाँ मैं एक बात और बता दूं, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हालांकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें खास तौर से एंट्रोपी वाली शब्द भी यूज़ करते हैं जो तुम केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते होंगे। इसी बात को है ना, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसका एक स्टेटमेंट ये है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। मैं फिर से बोल दूं बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, इट इज़ जस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट। बड़ा इस बात को लिखना, इट सेज दैट efficiency of a cyclic process cannot be 100%। अच्छा, 100% नहीं हो सकती, इस बात को हम और शब्दों में कह सकते हैं भाई एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन तुमने कितनी हीट खाई मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर एफिशिएंसी 100% हो गई इसका मतलब सारी के सारी हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर पा रहे हो, दोनों बराबर हो गए। एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी भी पूरी की पूरी हीट को है ना वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। एंटायर हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी, जैसा बोलना चाहो वैसे। फिर भी कोई बच्चा बोल रहा है कि सर कार्नोट साइकिल में अगर मैं देखूं तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मेरे पास आया है हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई 100। सर ये एफिशिएंसी 100% हो सकती है अगर हमारा TL 0 हो जाए तो। बेटा 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन। जो हमारे पास सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह थे उसमें अगर ध्यान से देखो तो ये NRT वगैरह पर जो लिखे हैं ये सारे किस में लिखे हैं, केल्विन में लिखे हैं, तो ये डिग्री सेल्सियस नहीं है। इसके लिए हमारा 0 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए सिंक का। एंड एज वी नो दैट कि 0 केल्विन टेम्परेचर इज नॉट अटेनेबल प्रैक्टिकली, ठीक है बेटा, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ना एफिशिएंसी 100% तभी होगी जब सिंक का टेम्परेचर जो है वो आपका 0 केल्विन होगा, जो होता नहीं है। इसलिए कभी भी एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं होगी। दिस लॉ इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हालांकि इसको बोलने का एक एंट्रोपी की स्टाइल भी होती है जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। मैं भी हल्का फुल्का एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दूंगा। एक्चुअल एंट्रोपी जो बिल्कुल हाई फाई टाइप की है वो तो आपको AL के सर पढ़ाएंगे, उनको आती है। ठीक, अपने फिजिक्स में एंट्रोपी वगैरह नहीं पूछते, ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है। बस हल्का सा इंट्रोडक्शन तो मैं इसलिए बताता हूँ कि हाँ भाई NCERT में लिखी हुई है तो मैं बता दूंगा कि हाँ बेटा एंट्रोपी होती क्या है। और इक्का दुक्का मान लो कि भाई सवाल आ गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, तो तुम केमिस्ट्री की जो नॉलेज है उससे एंट्रोपी वाला सवाल कर सकते हो। हालांकि मैं भी हल्का फुल्का इंट्रो तो दूंगा। चलिए बेटा सवालों पे आता है। सवाल इस तरह से, सोर्स है जिसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन नहीं बेटा, डिग्री सेल्सियस है सोर्स का टेम्परेचर। सोर्स मतलब बेटा जहां से हीट आई है, ये एक तरह से हमारा हायर टेम्परेचर है। इसका मतलब हमारा जो हायर टेम्परेचर है जहां से आपने हीट एक्सट्रैक्ट की है वो है बेसिकली 427 प्लस 273, बड़ा कितना 700 केल्विन।
ठीक है। इस कार्नोट इंजन ने जो हमारा सोर्स था उससे हीट ली। सोर्स का इतना जो हाई टेम्परेचर है 700 केल्विन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये कैसे मेंटेन रखते हैं? ये मेंटेन रखते हैं बाय कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल एंड समथिंग लाइक दैट। वहाँ से बड़ा कुछ ना कुछ कार्नोट इंजन ने हीट ली, उसका कुछ हिस्सा उसने सिंक को दे दिया, बाहर निकाल दिया। बेटा सिंक का टेम्परेचर या फिर जो लोअर टेम्परेचर है, बेटा आपको सबको नज़र आ गया होगा, वो 27 डिग्री सेल्सियस है। हम बेटा केल्विन में ही लिखेंगे, सारे फॉर्मूले केल्विन में। कुछ ना कुछ बड़ा ऑफकोर्स वर्क डन भी हुआ है। चलिए बेटा सवाल पढ़ते हैं। फाइंड एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। बेटा वेरी इजी। अगर कोई मुझसे एफिशिएंसी ऑफ साइकिल पूछ रहा है तो एफिशिएंसी इज ऑफ कोर्स क्या था बेटा? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में निकालना चाहो तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और अगर परसेंटेज में ना निकालना चाहो, फ्रैक्शन में निकालना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। दैट इज आई थिंक बेटा कितना 400/7%। हाँ 400/7%। यही तो है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बेटा मेरे ख्याल से 57.1% के आसपास आपका आंसर आ रहा होगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अगला सवाल, इसमें क्या है? इफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स इज 500 केल्विन। अगर सोर्स से मैंने 500 केल्विन नहीं किलो कैलोरी है, फाइंड वर्क डन एंड द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। अगर 500 किलो कैलोरी इससे हीट ली है तो मुझसे पूछा है कि वर्क डन कितना होगा और हीट आपने सिंक को कितनी रिजेक्ट की है, सिंक को कितनी हीट दी है। इट्स वेरी सिंपल बेटा। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी विच इज़ बेटा कितनी 400/7 जो हमने अभी भी निकाली है, इट इज़ बेसिकली वर्क डन अपॉन क्यू इन। कितनी हीट खींची बेटा तुमने? तो वो सर मैंने हीट खींची है 500 किलो कैलोरी मल्टीप्लाइड बाई 100। बेटा 100 आपका क्या हो गया? कैंसिल। और इससे मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई, बड़ा ऊपर गया, तो आई थिंक दैट इज 2000/7 किलो कैलोरी। इतना वर्क डन, इतना वर्क डन हुआ है, इतना बड़ा। सर हमने सिंक को कितनी एनर्जी दी है, हमने कितनी एक तरह से हीट बाहर निकाली है? बड़ा वेरी इजी, उसमें कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। आपने हाई टेम्परेचर से सोर्स से आपने 500 किलो कैलोरी हीट निकाल ली, उसमें से आपने 2000/7 का तो कर लिया वर्क डन। जो बाकी बचा वो ऑफ कोर्स आपने बेटा किसको दे दिया? सिंक को दे दिया। तो आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट बी 1500/7। कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना बेटा। ये आपका आंसर आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि इफ वर्क डन इज 5000 जूल। आपने वर्क डन ही 5000 जूल किया है, तो आपने कितनी हीट तो एक्सट्रैक्ट की है और कितनी हीट आपने सिंक को रिजेक्ट की है? बेटा लैंग्वेज देखना। इफ वर्क डन इज 5000 जूल, फाइंड हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू सिंक। अब सवाल उल्टा पूछ लिया। पहले वाले में तो हीट कितनी आपने सोर्स से खींची है वो दे रखी थी, और ये पूछा था। अब सवाल में पूछा है कि हम इस कार्नोट इंजन से इतना वर्क कर रहे हैं, एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं, तो बताओ कि कितनी हीट यहाँ से आपने ली होगी और सिंक को कितनी दी होगी। सो नॉट दैट टफ, कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। अगेन एफिशिएंसी हम देख चुके हैं बेटा कितना 200/7, ठीक है 400/7। एफिशिएंसी आपके पास थी 400/7 परसेंटेज में। इट शुड बी वर्क डन अपॉन क्यू इन। बेटा कितना था वर्क डन? 5000 जूल। 5000 जूल मुझे वर्क डन करना है अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाइड बाई 100। बेटा ये 0000 बेटा गायब, मेरे पास क्यू इन की वैल्यू आ गई है, दैट इज 5000 × 7 जूल्स अपॉन 4। इतनी बेटा आपको हीट निकालनी पड़ेगी। बेटा कितना हो गया? 35,000 हो गया क्या? 35,000/4 जूल्स। ठीक है, निकाल सॉल्व कर लेना जो करना चाहो तो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज कितनी हीट बेटा रिजेक्ट की। तो आप बोलोगे सर मैंने ना कितनी हीट रिजेक्ट की, तो वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? हमने 35,000/4 हीट तो उस सोर्स से ली, उसमें से मैंने वर्क डन कर दिया कितने का? 5000 जूल का।
बाकी बेटा जो एनर्जी आपने बाहर निकाल दी होगी बेटा, मेरे ख्याल से दैट कम्स आउट टू बी 15,000/4 जूल्स। इतनी हीट बेटा आपने रिजेक्ट की है, सिंक को दी है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, कोई खास ऐसा काम मैंने इसमें किया ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक और सवाल बेटा, वैसा सही सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। मेरे पास कोई खास ऐसे अलग से कोई बोलने वाली बात बेटा मेरे पास इसमें है ही नहीं, यार, है ना। चलिए आप सवाल पढ़िए, कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप सवाल खुद ही कर सकते हो। सवाल ऐसा है कि हमारे पास एक सोर्स है हायर टेम्परेचर पे, ठीक है बेटा, एक सिंक है लोअर टेम्परेचर पे। जो लोअर टेम्परेचर है वो बेटा आप देख पा रहे हैं इस बात को कि है ना 27 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए मैं इसको 300 केल्विन लिख रहा हूँ। ये कार्नोट इंजन है, ये सोर्स से हायर टेम्परेचर पर एनर्जी लेता है, हीट लेता है, और सिंक को लोअर टेम्परेचर पर देता है, लेकिन कम देता है। जो डिफरेंस है वो ऑफकोर्स ये कार्नोट इंजन वर्क डन कर देता है। वर्क डन करना ही तो इसका एम है। मुझसे पूछा है इफ एफिशिएंसी इज 25%, बेटा परसेंट में तो वो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उनको। फाइंड टेम्परेचर ऑफ सोर्स, वेरी इजी, ये तो बेटा सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल लो। एफिशिएंसी इज 25%। वैसे तो वर्क डन अपॉन क्यू इन वगैरह वगैरह अपनी सब बातें तो है ही हैं, लेकिन मुझे तो टेम्परेचर की बातें बोल रखी है। दैट इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो फॉर्मूला बेटा आपके पास। मेरे पास आ गया है 1/4 इज इक्वल्स टू हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। मेरे पास आ गया है हायर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, सॉरी, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स हायर टेम्परेचर माइनस 1200। सही लिखा था ने? सही लिखा है शायद। मेरे पास आ गया बेटा 3 टाइम्स हायर टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 1200। तो हायर टेम्परेचर की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 400 डिग्री सेल्सियस। क्या? अरे नहीं बेटा, हमारा सारा फॉर्मूला किस में है? केल्विन के अंदर है। तो हमारे पास बेटा हायर टेम्परेचर आ गया 400 केल्विन। ठीक है, बिल्कुल मैनेजेबल है ना। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और कोई पंगे क्रिएट अपन को करने ही नहीं। चलिए बच्चों कुछ सवाल और करते हैं। ऐसे बेटा फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ये पुराना कोई जेई का सवाल है। ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन T1 एंड T2 हैज एफिशिएंसी 1/6। बेटा 1/6% नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियस बात है कि बिना 100 के ही फॉर्मूला लगाना है। ऑपरेटिंग बिटवीन T1 T2 मतलब बेटा एक जरूर सोर्स का टेम्परेचर हो गया होगा, एक जरूर लोड का टेम्परेचर, सॉरी सिंक का टेम्परेचर हो गया होगा। इफ T2 इज लोवर्ड बाई 62 डिग्री सेल्सियस, बेटा T2 को अगर मैं 62 डिग्री सेल्सियस घटा लूं, इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3। अब इतना तो पता लग गया कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लोअर टेम्परेचर घटाना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर इनटू 100। अगर परसेंटेज निकालते तो इनटू 100, अदरवाइज ऐसे ही। अगर मैंने हायर टेम्परेचर घटा दिया होता तो ये डिफरेंस घट जाता, डिफरेंस घट जाता तो एफिशिएंसी और घट जाती। एफिशिएंसी बढ़ी है, इसका मतलब तुमने लोअर टेम्परेचर को घटाया है, तभी तो डिफरेंस घटा होगा, सॉरी तभी तो डिफरेंस बढ़ा होगा, डिफरेंस बढ़ा होगा तभी तो एफिशिएंसी बढ़ी होगी। तो ऑब्वियस बात है कि आपने ये जो 62 डिग्री सेल्सियस घटाया है ये T2 को घटाया है। तो ये तो मेरे पास हो गया एक तरीके से सिंक का टेम्परेचर, और ये मेरे पास एक तरह से हो गया सोर्स का टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज योर हायर टेम्परेचर, दिस इज योर लोअर टेम्परेचर। मुझसे पूछा कि फाइंड T1 एंड T2, निकाल लेंगे बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है जो मैंने हल्की सी कंफ्यूज करने के लिए दी है, और वो ये दी है कि T2 का टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस घटाया है। 62 डिग्री सेल्सियस घटाओ या 62 केल्विन घटाओ एक ही बात है। हालांकि जो एक्चुअल जेई का सवाल था उसमें 62 केल्विन ही लिखा हुआ था, मैंने जानबूझ के 62 डिग्री सेल्सियस लिखा है, ये बताने के लिए कि टेम्परेचर का जो चेंज है वो चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, एक ही बात है। तो आप चाहे 62 डिग्री सेल्सियस घटा दो या बेटा 62 केल्विन घटा दो, एक ही बात है। ठीक है,
उसमें 273 ऐड करने की जरूरत नहीं है। 273 तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना उसमें ऐड करने की जरूरत है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस इज 274 डिग्री सेल्सियस, देन 1 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस में उतना ही अंतर है जितना 274 केल्विन में और 273 केल्विन में है, एक का, है कि नहीं। 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और आपका 300 केल्विन और 273 केल्विन में कितना डिफरेंस है 27 केल्विन। तो डिफरेंस तो बड़ा सेम ही रहता है। ये वाली बात बताने के लिए बड़ा मैंने जानबूझ के जेई वाले सवाल को हल्का सा चेंज किया। खैर अब तो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एफिशिएंसी इज 1/6। फॉर्मूला क्या बेटा, हायर टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर मतलब सिंक का टेम्परेचर अपॉन T1। ये तो पहली इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन मेरे पास आ गई है, T1 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स T1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ T2। मेरे पास आ गया है 6 टाइम्स ऑफ T2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ T1। तो T1 की वैल्यू आ गई 6/5 टाइम्स ऑफ T2। ठीक है, इट कुड बी यूजफुल। अब अगली बार एफिशिएंसी कितनी आई है 1/3, दैट इज हायर टेम्परेचर, वो तो उतना ही है, माइनस लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर अब T2 नहीं है, नहीं T2 नहीं है, कितना है वो T2 माइनस 63 केल्विन है, सॉरी 63 नहीं 62 केल्विन। हाँ, हायर टेम्परेचर आपका अब भी उतना ही है, सो इट हैज टर्न आउट टू बी T1 माइनस T2 माइनस माइनस बड़ा प्लस 62 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1/3। सच बात तो बड़ा ये है कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, मैं क्या बताऊँ इसमें। चलो मैं भी कर देता हूँ। मेरे पास आ गया T1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स T1 माइनस 3 टाइम्स T2 प्लस 186 है ना, हाँ ठीक है। मेरे पास इससे बड़ा क्या इक्वेशन आ गई, 3 टाइम्स T2 माइनस 2 टाइम्स T1 इज इक्वल्स टू 186। एक इक्वेशन बड़ा ये रही, एक इक्वेशन रही, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बड़ा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे 3 टाइम्स T2 ठीक है माइनस 2 टाइम्स T1 को मैं लिख सकता हूं 6/5 ऑफ T2 should be equal to 186, that is 3 times T2 15 minus 12 times T2 is equals to 186, बड़ा 3 times T2 upon 5 is equals to 186। तो T2 की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 310 डिग्री सेल्सियस नहीं बेटा, सब कुछ केल्विन में ही है, 310 केल्विन। T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा 6/5 ऑफ 310, दैट इज बेटा ऑफ कोर्स 62 इंटू 6, 372। ये ले बेटा, जो आपके इनिशियल टेम्परेचर्स थे वो 372 केल्विन और 310 केल्विन थे। बाद में ऑफ कोर्स बड़ा ये 310 केल्विन नहीं है, बाद में 310 माइनस 62 केल्विन हो गया था। ये सवाल था बेटा, मैंने वैल्यूज भी वही यूज़ की जो जेई ने यूज़ की थी। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, ये जेई मेन लायक सवाल नहीं है बट सवाल अच्छा है। मैंने ना 2 कार्नोट इंजन ऐसे सीरीज में लगा रखे हैं, थोड़ा इनोवेटिव है, थोड़ा इनोवेटिव ऐसे, मतलब ऐसे जस्ट फॉर्मूला नहीं है। ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है 627 डिग्री सेल्सियस, इसमें से हीट लेता है ये कार्नोट इंजन 1। इसका जो सिंक है वो 327 डिग्री सेल्सियस पर है, कुछ ना कुछ बड़ा वर्क डन कर देता है, वर्क डन है Q, वर्क डन है W1। कितनी हीट निकाली, 5000 जूल। अब मैंने क्या किया कि इसने जो हीट रिजेक्ट की वो मैंने दूसरे कार्नोट इंजन में डाल दी। सुना तुम लोगों ने मैंने क्या किया, मैंने पहले कार्नोट साइकिल ने 627 डिग्री सेल्सियस पर हीट ली
और उसने 327 डिग्री सेल्सियस पर हीट को दे दिया, 327 डिग्री सेल्सियस पर हीट को दे दिया। ये एक तरह से सोर्स है, ये आपका एक तरह से सिंक है। लेकिन ये जो सिंक है ना, यहां पर जो हीट आई है मैंने अगले कार्नोट इंजन को दे दी, तो अगले कार्नोट इंजन के लिए यही एक तरह से क्या हो गया, सोर्स। और इस कार्नोट इंजन ने 327 से हीट ली और 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट निकाल दी। ऑफ कोर्स बीच में कुछ वर्तन भी किया होगा। और यहां से जो हीट ली है बड़ा सबसे पहले वाले सोर्स से, वो 5000 जूल है, 5000 जूल है। मत अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं। बताओ कार्नोट इंजन 1 की एफिशिएंसी कितनी होगी, कार्नोट इंजन 2 की एफिशिएंसी कितनी होगी, कार्नोट इंजन 1 ने कितना वर्तन किया, कार्नोट इंजन 1 ने कितनी हीट इजेक्ट की, कार्नोट इंजन 2 ने कितना वर्तन किया, कार्नोट इंजन 2 ने कितनी हीट इजेक्ट की। थोड़ा इनोवेटिव हो गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे, मुझे लगता है तुम कर लोगे सवाल, क्योंकि तुम्हें बेसिक्स तो पता है कि सिर्फ फॉर्मूला तो लगाना है, क्या दिक्कत है। आपने भले ऊट पटांग सोच लिया हो, लेकिन चीज़ें तो डूएबल हैं। बड़ा बिल्कुल सही बात है। मैं सवाल थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज बना देता हूं कि जिससे बड़ा तुमसे सारा सारा काम बन जाए। फाइंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 2, तीसरा वर्क डन बाय कार्नोट इंजन 1, हीट रिजेक्टेड बाय कार्नोट इंजन 1। कार्नोट इंजन 1 जो हीट इजेक्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, वही हीट बेटा मैं कार्नोट इंजन 2 में डाल रहा हूं। ठीक है, तो पांचवा सवाल, वर्क डन बाय इंजन 2, और लास्ट बेटा हीट रिजेक्टेड बाय कार्नोट इंजन 2। मेरी ऐसी फीलिंग है कि मेरे बच्चे सारा का सारा सवाल कर लेंगे। चलो बच्चों करते हैं ना, सवाल निपटाते हैं। सोर्स का टेम्परेचर है 627 डिग्री सेल्सियस, ये एक तरह से हायर टेम्परेचर हो गया। इसको अगर मैं केल्विन में अगर कन्वर्ट करूंगा तो बड़ा कितना 900 केल्विन हो गया। वो 273 ऐड करना तो 900 केल्विन। लोअर टेम्परेचर बड़ा आपका ये हो गया, ये हो गया 600 केल्विन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 1, बड़ा एफिशिएंसी इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। परसेंटेज में निकालो, थोड़ा मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आ गई है, नीटा 1 लिख दूं 300 बटे 900 1/3, 1/3 बोल दो या बेटा 100/3% बोल दो, एक ही बात है। कार्नोट इंजन 2 की क्या होगी बेटा, कार्नोट इंजन 2 के लिए ये सोर्स हो गया, वो सिंक है। सोर्स का टेम्परेचर 600, सिंक का टेम्परेचर बेटा कितना 300 है ना। क्या होगी इसकी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी होगी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। इसकी एफिशिएंसी मेरे पास आ गई है हाफ। हाफ बोल दो या बेटा 50% बोल दो, वो एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन कितना होगा इसका, पहले वाले का, पहले वाले के लिए मैं जानता हूं कि इसकी एफिशिएंसी मेरे पास 1/3 आई। इट शुड बी इसका वर्क डन डिवाइड बाई इसने सोर्स से कितनी हीट खींची, इसने हीट खींची 5000 जूल। 5000 जूल अगर हीट खींची है तो ऑब्वियस बात है बड़ा वर्क डन हो गया 5000/3। कितनी हीट इसने रिजेक्ट की, इसने हीट रिजेक्ट किया सिंक को, कितने किए 5000 तो इसने सोर्स से ली, उसमें से 5000/3 इसने वर्क डन कर दिया, बाकी बची बेटा ऑफ कोर्स इसने बाहर निकाल दी होगी। सो आंसर विल बी ऑफ कोर्स 5000 minus 5000/3। I think that this comes out to be 10,000/3।
ठीक है, ये जो 10,000/3 हीट, सॉरी 10,000/3 जूल हीट है, ये आगे गई फिर अगले कार्नोट इंजन के पास। ठीक है, आगे चलते बेटा, उसने कितना वर्डन किया, वेरी सिंपल, अगले वाले की एफिशिएंसी मुझे साफ साफ बोल रखी है इंजन 2 की हाफ, इट शुड बी कि उसने कितना वर्डन किया डिवाइड बाय उसके पास कितनी हीट आई, उसके पास बेटा 10,000/3 आई है, तो वर्डन बेटा मेरे ख्याल से आ गया 5,000/3 जूल, कि इसने 5,000/3 जूल का तो वर्डन कर दिया होगा। इसने कितनी हीट रिजेक्ट की है, 10,000/3 जूल आई है, जिसमें से 5,000/3 बेटा 50% एफिशिएंसी है, इसलिए वर्डन हो गया, बाकी 5,000/3 इसने निकाल दी, बाकी 5,000/3 इसने ऐसे निकाल दी। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को, सारा सवाल हो गया। फिर भी बेटा कोई इस तरह के टर्म में मुझे पूछ ले सर नेट एफिशिएंसी कितनी है, नेट एफिशिएंसी कितनी है, तो अगर नेट एफिशिएंसी अगर निकालनी हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि सर कुल वर्क डन, नेट वर्क डन जो मैंने किया है वो किया है दिस प्लस दिस, W1 प्लस W2 डिवाइड बाई आपने एक्चुअल सोर्स से कितनी हीट ली है, एक्चुअल सोर्स से कितनी हीट ली है बेटा, W1 प्लस W2 बेटा देखना कितना हो गया, पहला वाला वर्डन भी 5,000/3 था, ये वाला वर्डन भी बेटा 5,000/3 था, तो मेरे ख्याल से टोटल वर्डन तो हो गया मेरे पास 10,000/3। हीट कितनी ली बेटा तूने, हीट ली बेटा तूने 5,000, बेटा मेरे ख्याल से एफिशिएंसी मेरे पास आ गई है 2/3, बेटा कितनी आ गई है 2/3, ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया। ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर या फिर रिवर्स हीट इंजन। ये बेटा जस्ट हमारा जो हीट इंजन है उसका उल्टा है, इसे बेटा रिवर्स हीट पंप भी कहते हैं। आसान सा बड़ा फॉर्मूला है, आसान सी बातें अभी सिखाता हूं। रिवर्स हीट इंजन या बेटा रिवर्स हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। बेटा रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल और हमारे एसी का वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सेम सा ही है, एक जैसा सा ही है। सुनिएगा, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि आखिर में रेफ्रिजरेटर की जरूरत क्या पड़ी, आखिर में रेफ्रिजरेटर की जरूरत क्या पड़ी। हीट अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है, अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है स्पॉन्टेनियसली। लेकिन कभी अगर मान लो मुझे हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर अगर भेजना हो, तब मुझे रेफ्रिजरेटर की या फिर बेटा एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ेगी। तो पहली बात बेटा, हीट फ्लोज spontaneously from higher temperature to lower temperature। अगर मुझे कभी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर अगर हीट भेजनी होगी तो मुझे ये हीट पंप की या हीट इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो आपके रिवर्स हीट इंजन या फिर रिवर्स हीट पंप है, हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कुछ वर्क डन करेंगे और वर्क डन करके हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर भेजेंगे। इफ we want heat to transfer from lower temperature to higher temperature, we have to do some work, बाय रेफ्रिजरेटर। जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके थ्रू बेटा हम कुछ ना कुछ वर्क डन वगैरह करेंगे। हम उसकी डिटेल वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ उससे बड़ा जो बेसिक बात है वो बता रहा हूँ। सुनिए बेटा, ये मान लीजिए कि आपके पास रेफ्रिजरेटर है, ये रेफ्रिजरेटर अपने अंदर पड़े हुए एप्पल,
वाटर, मिल्क, उसमें से हीट निकाल रहा है। ये लीजिए बेटा, ये अपने अंदर पड़े हुए जो एप्पल है, जो बेटा वाटर है, और क्या पड़ा बेटा, मिल्क पड़ा है, उसमें से हीट निकालता है, उसमें से हीट निकालता है, उसमें से हीट खींचता है, निकालता है। बड़ा हीट मान लो इसने खींची है Q1। ये सब के सब लोअर टेम्परेचर पर है T1। मैं इसे बड़ा लोअर टेम्परेचर बोल रहा हूं। और ये हीट निकालकर ये रेफ्रिजरेटर किचन को दे देता है। अगर रेफ्रिजरेटर किचन के अंदर पड़ा है तो किचन को देता है। किचन का टेम्परेचर बेटा लेट से है T2, किचन को दे देता है। किचन जो है बेटा वो हायर टेम्परेचर पे है TH पे। आपने बेटा नोटिस भी किया होगा इस बात को कि रेफ्रिजरेटर के पीछे ना खूब सारी ताड़ियां वगैरह लगी रहती हैं, ऐसे बेटा ग्रिड्स लगी होती हैं, उसमें से लगातार बड़ा हीट निकलती रहती। तो एक तरह से लोअर टेम्परेचर से हीट निकाली और हायर टेम्परेचर को हीट दे दी। ये Q1, ये तो Qin हो गया, और बड़ा बाहर हीट निकाल दी है Q2, वो Q आउट हो गया। देन अपने आप थोड़ी होगा ये। अगर अपने आप होता तो रेफ्रिजरेटर की जरूरत क्या थी? हमें इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर पर। किचन का टेम्परेचर है T2, दैट इज हाई टेम्परेचर। एप्पल का टेम्परेचर बड़ा, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर पड़ा हुआ एप्पल, मिल्क, वाटर, उन सब का टेम्परेचर कम है, मैंने उसको T1 बोल दिया। अब यहां पर बड़ा सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि इस एप्पल से जितनी हीट लेगा, वाटर से जितनी हीट लेगा, मिल्क से जितनी हीट लेगा, उससे ज्यादा हीट रेफ्रिजरेटर किचन को देगा, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ वर्क डन भी हुआ है। और बाई एनर्जी कंजर्वेशन में ऐसा कह सकता हूं कि कुछ तो हमारे इस रेफ्रिजरेटर ने हीट इन सब से ली जो इसके अंदर पड़े हैं, प्लस रेफ्रिजरेटर पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, शुड बी इक्वल टू उसने कितनी हीट इजेक्ट की। मैं फिर से बोलूं बेटा, इसने उन सामानों में से जो इसके अंदर पड़े हैं उनमें से कितनी हीट निकाली, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, और इस कारण से बड़ा उसने उतनी सारी की सारी हीट सिस्टम में से बाहर निकाल दी। ये है हमारा एक तरह से एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। ठीक है, ये बोल दो, ये बोल दो, एक ही बात। हम यहां पर एफिशिएंसी ना डिफाइन करके हम अब यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं बेटा, क्या? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसे हम अक्सर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है कि आप कितनी ज्यादा से ज्यादा हीट खींच पाते हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी हीट खींच पाते हो कम से कम वर्क डन पे, कम से कम वर्क डन। क्योंकि ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है ना बेटा रेफ्रिजरेटर पे, ये तो किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से हमने लगा रखा होगा, उस इलेक्ट्रिक सोर्स से बेटा लगातार वो जो आपका रेफ्रिजरेटर वो एनर्जी खींच रहा है। कम से कम कितने वर्क डन पर कितनी ज्यादा से ज्यादा तुम बेटा हीट खींच पा रहे हो, आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही ज्यादा होगा। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, इट इज Q1 अपॉन W। ठीक है ना, Q1 अपनी जगह है, W को बड़ा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि इट इज Q2 माइनस Q1। मैं बेटा यहां पर वापस से प्रूव नहीं कर रहा, मैं पहले आपको प्रूव कर चुका हूं, और वो ये है कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, दैट इज इक्वल्स टू लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। और यहां से मेरे पास बड़ा जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है बड़ा, वो बड़े आराम से मेरे पास आ जाएगा। बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मेरे पास आया है Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। बड़ा इसे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन Q2 अपॉन Q1 माइनस 1 अपॉन Q2 अपॉन Q1। बड़ा Q2 अपॉन Q1 को मैं बड़ा आराम से लिख सकता हूँ T2 अपॉन T1 माइनस 1। इससे मेरे पास T1 आ गया ऊपर और T2 माइनस T1 आ गया नीचे। बड़ा ये T1 T2 में अगर दिक्कत हो आप लोगों को तो आप ऐसे याद कर लो कि ऊपर तो आएगा आपका लोअर टेम्परेचर और नीचे आपके पास आएगा हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ये बेटा हमारे जो AC रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं इनकी बेटा लगभग 8, 9, 10, 11, 12 के आसपास इसकी वैल्यू आती है।
इसकी वैल्यू बेटा 1 से छोटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब कुछ बेटा केल्विन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है। कितना आसान सा फॉर्मूला है, लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मतलब जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो, हायर टेम्परेचर मतलब बेटा जिसको तुम हीट दे रहे हो, और अगेन लोअर टेम्परेचर तुम जानती हो जिसमें तुम हीट निकाल रहे हो। यही वाला फॉर्मूला एसी में भी काम दे जाएगा। एसी में कैसे काम देगा, लोअर टेम्परेचर मतलब हमारे रूम का टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर मतलब एसी ने किसको हीट दी है, बेटा एसी ने तुम याद करो एसी का एक आउटडोर यूनिट होता है जो बाहर हीट निकाल रहा होता है एटमॉस्फेयर में, तो जो बाहर का टेम्परेचर है वो यहाँ लिख देना, रूम का जो टेम्परेचर है वो यहाँ लिख देना, रूम का टेम्परेचर यहाँ लिख देना। इससे हमारे पास एसी का भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ सकती है। ठीक है, आसान सी बात है बेटा। आगे चलते हैं, ये बेटा एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये एक रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो -3 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। बेटा डिग्री सेल्सियस है, पहले केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। पहला सवाल है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वेरी इजी बेटा। जो अंदर का टेम्परेचर है जिसे हम लोअर टेम्परेचर कह रहे हैं बेटा वो -3 है, सर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, बेटा कर ले। केल्विन में मेरे पास आ गया 270 केल्विन। जो आपका हायर टेम्परेचर है जिसको तुम हीट दे रहे हो, बेटा ये रेफ्रिजरेटर पड़ा है किचन के अंदर, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मुझे 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। 27 डिग्री सेल्सियस इज बेसिकली 27 + 273, बेटा कितना, 300 केल्विन। मुझसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटा वेरी इजी, लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मुझे दे रखा है 270, और बेटा ये हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर बेटा कितना आ गया मेरे पास 30, बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया 9 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 9 आ गया, इस बात का मतलब ये है कि ये जो रेफ्रिजरेटर है ये अपने अंदर जो सामान पड़ा है उसमें से जितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा दैट डिवाइड बाई वर्क डन। जितनी हीट अपने अंदर से जो पड़ी हुई है उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा, रेफ्रिजरेटर ने खींच लिया है, Q in upon W। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं बेटा। इफ हीट एक्सट्रैक्टेड इज 2000 केल्विन, फाइंड वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। बेटा वेरी इजी, इस रेफ्रिजरेटर ने अपने अंदर जो सामान पड़ा है उसमें से 2000 कैलोरीज हीट एक्सट्रैक्ट की है। तो 2000 कैलोरीज अगर हीट एक्सट्रैक्ट की है तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, और इनका जो रेशियो है वही आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। तो वर्क डन की मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 2000/9 कैलोरीज। इतना वर्क डन आपको रेफ्रिजरेटर पर करना पड़ेगा। एंड हीट डिसिपेटेड बाय रेफ्रिजरेटर टू द सराउंडिंग। अब इस रेफ्रिजरेटर ने कितनी हीट डिसिपेट की है, अब मैं समझ गया इस बात को कि ये रहा हमारा रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर ने जिन चीजों को ठंडा करना है उनमें से 2000 कैलोरी हीट निकाली है, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है 2000/9 कैलोरीज। ये दोनों एनर्जीज ये बाहर निकाल देगा, तो जो बाहर हीट जाएगी रेफ्रिजरेटर से किचन के अंदर जो हीट जाएगी बेटा उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी 2000 + 2000/9 कैलोरीज। एज सिंपल एज दैट। इतना सा काम बेटा, आसान सी बातें समझ गए होंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेटा एक छोटा सा टॉपिक और, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही डिफाइन होता है। फिर से इस बात को रिट्रेट करता हूँ कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। ये केमिस्ट्री में और बहुत डिटेल में है, बट फिर भी बेटा फिजिक्स में एक हल्का सा पैराग्राफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मैं वो जो पैराग्राफ है सिर्फ वही एक बार के लिए स्टेट कर रहा हूँ। बाकी एंट्रोपी के बारे में और कोई आपको बातें जाननी हो तो वो आपको, जैसे मैंने कहा था आपको कि एल के सर ही आपको बताएंगे। ठीक है, अपनी शीट में बेटा कोई एंट्रोपी पे सवाल भी नहीं है, ये मत सोचना कि अरे सर ने ना एंट्रोपी पे सवाल नहीं करे, बेटा सवाल सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं है ना। ठीक है, किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस मेजर, मैं बहुत ही ऐसे फ्लैट बड़ा शब्द यूज कर रहा हूँ, बस इतना जान लो बहुत है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले बोल रहा हूँ इस बात को। डिटेल में कौन जाएंगे, आलोक सर जाएंगे। किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करने के लिए बेटा हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की है, इट इज नोन एज एंट्रोपी। सिस्टम जितना ज्यादा रैंडम होगा, सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स के मोशन जितने ज्यादा रैंडम होंगे, हम कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ज्यादा किसी
ऑब्जेक्ट का मोशन ऑर्डर्ड वे में होगा, हम कहेंगे कि उसकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी। नेचर जो है वो हमेशा स्पॉन्टेनियसली अपने आप जो है वो लोअर एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ जाता है। मतलब अगर मौका किसी को अगर मिलता है तो वो थोड़ा बदमाशी ज़्यादा करना चाहता है। जैसे मान लो बेटा कोई हमारे पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर गैसेस पार्टिकल्स भरे पड़े हैं और वो सिर्फ उसी डब्बे के अंदर ऐसे रैंडमली मूव कर रहे हैं। अगर डब्बे का साइज अचानक से बड़ा हो गया तो वही मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स ज़्यादा मॉलिक्यूल के अंदर भगदड़ मचाएंगे, तो उनकी एक तरह से रैंडमनेस बढ़ गई। जब भी किसी को मौका मिलता है, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना हो, तो वो हमेशा ही ज़्यादा रैंडमनेस की तरफ जाता है। नेचर ऐसा कहता है। तो नेचर ये कहता है कि ना हमेशा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे, जो अपने आप होने वाले जो रिएक्शंस होंगे, उनके अंदर हमेशा एंट्रोपी जो होगी वो इंक्रीज होगी। मतलब जो चेंज इन एंट्रोपी है वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो पूरे के पूरे सिस्टम की पॉजिटिव होगी। हालांकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आप हल्का फुल्का इसको और डिटेल में देखोगे कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, उन दोनों का जो सम है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस एंट्रोपी चेंज के अंदर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, जो भी बड़ा आपका सिस्टम है वो, प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा बड़ा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पूरे सिस्टम का प्लस बड़ा जो सराउंडिंग है उन सब का अगर एंट्रोपी चेंज अगर निकालोगे तो वो एंट्रोपी चेंज आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में हमेशा आपकी एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। एक बार इतनी सी बड़ा सिंपल सी बात है, एक बार तो इससे काम चला। मुझे एक पॉइंट और बोलना है कि इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप यहां से यहां कैसे पहुंचे, सॉरी यहां से यहां पहुंचे, कैसे पहुंचे उस बात से फर्क नहीं पड़ता। सर क्या कहना चाहते हो? जैसे बड़ा मैं यही कहना चाहता हूं कि मान लो कि ये मेरे पास है प्रेशर, ये मेरे पास है लेट से वॉल्यूम, ये इनिशियल स्टेट है। इस इनिशियल स्टेट पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, बड़ा कुछ ना कुछ प्रेशर है। यहां से मैं लेट से बड़ा यहां पहुंचा, इस प्रेशर और इस वॉल्यूम पर पहुंचा। ठीक है, यहां पर आपके पास सिस्टम के पास लेट से एंट्रोपी थी S1 और यहां पर जब मैं पहुंचा तो लेट से बड़ा एंट्रोपी थी S2। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम यहां से यहां चाहे यूं आओ, चाहे यहां से यहां बेटा तुम ऐसे आओ, चाहे यहां से यहां तुम ऐसे आओ, हर रास्ते के अंदर ही एंट्रोपी का जो चेंज होगा वो सेम होगा। मतलब जो S2 माइनस S1 होगा वो चाहे पाथ 1 से आओ, चाहे पाथ 2 से आओ, चाहे पाथ 3 से आओ, वो हमेशा सेम होगा। जैसे इंटरनल एनर्जी थी बेटा, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करता था कि पाथ क्या है। वर्क डन डिपेंड करता था, हीट डिपेंड करता था, लेकिन डेल्टा यू कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता था कि आप इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचे कैसे। इसी तरह से आपका जो एंट्रोपी है वो हर पाथ के लिए सेम होगा। दिस डेल्टा एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और प्रोसेस, बड़ा जो भी आप बोलना चाहते हो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, इस बात पर बड़ा सवाल आया है इसलिए बोल दूं कि जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। बड़ा बेसिक डेफिनेशन है डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई टी। सिंपल, डेल्टा क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई टी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और लेट से बड़ा ये रही आपकी ऑब्जेक्ट और इसका टेम्परेचर है टी, मैंने इसको लेट से डेल्टा क्यू हीट दी। अगर मैंने इसको डेल्टा क्यू हीट दी तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? डेल्टा क्यू अपॉन टी। लेकिन ये कहानी बड़ा सिर्फ तभी है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। टेम्परेचर को जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मान लो बेटा, मैं ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो कि ये आपके पास कोई 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और लेट से बेटा 2 kg आइस है, लेट से 2 kg आइस है, और इस आइस को मैं लगातार हीट दिए जा रहा हूं, और फॉर एग्जांपल मैंने इसको लेट से 100 कैलोरीज हीट दे दी।
लेट्स बेटा हमने 100 कैलोरीज हीट दे दी, तो अगर 100 कैलोरीज हीट अगर दूंगा तो सारे के सारे बेटा तो 2 kg आइस है, उसका टेम्परेचर तो बढ़ने से रहा, पहले तो पिघलेगी ना यार 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। कितनी एंट्रोपी बढ़ेगी कि हमने कितनी हीट दी है 100 कैलोरी, डिवाइड बाय कितने टेम्परेचर पे, 0 मत लिख देना बेटा 273। आपको इससे बेटा यूनिट भी समझ में आ गई कि इसकी जो यूनिट है बेटा वो कैलोरी पर केल्विन या बेटा जूल पर केल्विन है। तो जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो सीधा कैसे बेटा डेल्टा क्यू अपॉन टी ऐसे लिख दिया करो, इससे पता लग जाएगा बेटा इसकी एंट्रोपी कितनी चेंज हुई है। सिंपल, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कि टेम्परेचर वेरी कर रहा हूं, अगर मान लो बेटा टेम्परेचर वेरी कर रहा हूं, लेट्स से बेटा आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको थोड़ी सी हीट दी, लेट से डी क्यू, इस हीट देने के कारण इसका टेम्परेचर चेंज हुआ टी से टी प्लस डी टी। तो इतने छोटे से टेम्परेचर चेंज के लिए छोटी सी एंट्रोपी का चेंज आएगा, वो कितना आएगा, आपने कितनी हीट दी डिवाइड बाय इस टाइम पर टेम्परेचर कितना है, इस टाइम पर टेम्परेचर टी है। सर मुझे तो पूरी एंट्रोपी निकालनी है, मैंने तो टेम्परेचर से बोया चेंज कर दिया। बेटा बहुत ज़्यादा अगर तुमने चेंज कर दिया तो ऐसे केस में ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल के अंदर तो एंट्रोपी का चेंज निकालता था, उसको ऐड कर दे। ऐड करना मतलब ऑब्वियसली इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे मेरे पास बेटा मान लीजिए कोई m मास की ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पेसिफिक हीट बेटा s है और इसका टेम्परेचर मैं T1 से बढ़ाते बढ़ाते T2 कर रहा हूं। तो टोटल कितनी हीट चाहिए, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ms डेल्टा टी, लेकिन इस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एंट्रोपी का कितना चेंज हुआ, कोई मुझसे ये पूछे एंट्रोपी का कितना चेंज हुआ ये पूछे, तो गंवारों की तरह ऐसे बोलते हैं ना सर एंट्रोपी का चेंज विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। सर डेल्टा क्यू तो मुझे पता है ms डेल्टा टी इज ऑफ कोर्स T2 माइनस T1। अब नीचे टी क्या लिखूं, सर इनिशियल लिखूं या फाइनल लिखूं, अरे नहीं बेटा ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ तब वैलिड था जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पर वैलिड ही नहीं है। तो सर क्या करें फिर, बर्बाद हो गए क्या, नहीं बर्बाद तो नहीं हुए। हम ऐसा कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो एंट्रोपी चेंज है उसे मैं लिख सकता हूं डी क्यू अपॉन टी। बड़ा बताना छोटा सा टेम्परेचर करने के लिए कितना डी क्यू चाहिए, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एम एस डी टी डिवाइड बाई उस टाइम पर टेम्परेचर, उस टाइम पर टेम्परेचर। सो मुझे तो पूरा चाहिए ना, अरे बेटा पूरा चाहिए तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, एम और एस तो बड़ा आपके कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ टी वेरी कर रहा है। मैं सीधा लिख दूँ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा एम एस बड़ा डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन एल एन टी, लिमिट लगाऊंगा तो एल एन T2 अपॉन T1। ये कोई फॉर्मूला नहीं तो याद करो, ठीक है ना। इससे बेटर सवाल तो आप केमिस्ट्री में करोगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आप इसकी कितनी एंट्रोपी चेंज हुई वो भी निकालोगे, साथ ही साथ सराउंडिंग कितनी हुई है वो भी निकालोगे, फिर उनका सम भी निकालोगे, और भी 50 तरह की बातें तुम करोगे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो बेसिक डेफिनेशन थी वही बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। चलो मुझे तो इतना ही बोलना था बेटा। थर्मोडायनेमिक्स की इसेंशियल शीट सारे के सारे कर लेना, थर्मोडायनेमिक्स की जो इसेंशियल शीट है बड़ा उस पूरी को निपटा देना, कंप्लीट कर देना जब भी टाइम मिले, ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी आपको समय मिले उसे निपटा देना यार।